वो सारे के सारे हम इसी वीडियो में करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हम लोगों ने सारे क्वेश्चन कर लिए थे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं वो इसी में देखेंगे। लास्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बहुत हैं इसमें, वो सारे करेंगे। तो हमने कहाँ तक कर लिया था तो देखते हैं। तो यहाँ तक ये वाला क्वेश्चन तो हो गया था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की गुणों की तुलना कीजिए, ये वाला हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये वाला हमें पता था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या था, इससे इसका द्रव्यमान क्या है और इसमें आवेश कितने होते हैं, हमें ये बात पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, तो ये वाला क्वेश्चन है, जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या थी। सीमाओं से मतलब है कि उनकी एक लिमिटेशन क्या थी, उनकी पाबंदियां क्या थी और वह कहाँ तक सीमित थी। तो इनके इसमें लिखेंगे, जे थॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या तो हो गई। यानी का उन्होंने जो थॉमसन ने क्या बताया था कि जो तरबूज है उसमें से जो बीज धसे हुए हैं उससे तुलना की थी किसी, और कहीं कहीं पर लिखा है कि उन्होंने किससे तुलना की थी, केक से तुलना की थी। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से कि उसमें जो मेवा है तो वही बात है, तुलना जिस तरीके से भी कर लो, चाहे बीजों से कर लें चाहे मेवे से कर लें, जैसे भी उनकी तुलना हो सकी उन्होंने तुलना की। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा कि उनकी सीमाएं क्या थी। तो उनकी सीमाएं ये थी कि जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के उदासीन होने की व्याख्या तो हो गई, परंतु इस मॉडल के द्वारा दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों का परिणाम को समझ नहीं जा सका। यानी का जो और लोग साइंटिस्ट जो और अपना कर रहे थे उनकी चीज़ों को नहीं समझा जा सका, जबकि उन्होंने तो कह दिया कि ये उदासीन है, क्या इस तरीके से है। तो यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन जो और वैज्ञानिक थे, चाहे रदरफोर्ड आए हों चाहे नील बोर आए हों, जो भी रहे हों, उनके परिमाणों को नहीं समझा जा सका इस मॉडल के द्वारा। तो इसकी ये क्या होंगी, कमियां होंगी। तो इस को हम इसको आराम से लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के मॉडल परमाणु की क्या सीमाएं थी। यानी का इस बार इसमें कमियां पूछी गई हैं। पहले जे थॉमसन की पूछी गई थी और इस बार रदरफोर्ड की कमियां पूछी गई। तो रदरफोर्ड की क्या कमियां रही हमको ये बताना होगा। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा था, अगर आपको पता हो तो रदरफोर्ड के मुताबिक, अगर हमने देखा हो तो रदरफोर्ड के मुताबिक इसमें उन्होंने बताया था कि किस तरीके से परमाणु मतलब कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो एक ना एक समय ऐसा आएगा कि इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा खत्म होगी या कुछ भी, ये जाके कहाँ चला जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा। अगर ऐसा होता है तो नाभिक में जाके टकरा जाएगा, और अगर ऐसा होगा तो ये अभी जो स्थिर है ये स्थिर ना होकर अस्थिर हो जाएगा। तो अब एक बात बताइए, आज तक ऐसा कभी हुआ है कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं तो वो अपने कक्ष में चक्कर लगाते ही रहते हैं, वो नाभिक में नहीं गिरते हैं। परंतु उन्होंने ये कहा था कि चक्कर लगाते रहते हैं, तो ये उनकी कमी थी। इस चीज़ को रदरफोर्ड नहीं बता पाए, और जो चीज़ रदरफोर्ड नहीं बता पाए वो किसने बताई थी, आप हमें बताएं, वो किसने बताई थी। वो नील बोर ने बताया था। तो देखिए क्या है इसकी कमी। रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर यानी का वृत्ताकार चक्कर लगाते हैं और ऊर्जा क्षतिज करते हैं। ठीक है, यानी का कोई चीज़ चारों तरफ अपनी तरफ घूमेगी तो वह चक्कर लगाएगी। तो उन्होंने यही बताया। तो यदि ऐसा होता है तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते तो नाभिक से टकरा जाएंगे, जिससे परमाणु कैसा हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा। वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल परमाणु के अस्तर बनाता है, जबकि परमाणु स्थायी है। अच्छा एक बात, जब कोई चीज़ चक्कर लगाएगी तो लगा रही तो एक ना एक दिन उसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, और जैसे ही उसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो वो कहाँ होगी, नाभिक में गिर जाएगी। और जब वो नाभिक में गिर जाएगी तो उसका क्या होगा, जब वह नाभिक में गिर जाएगी तो उसकी ऊर्जा कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगी, अस्थिर हो जाएगी। तो इसलिए ये क्या है कि परमाणु स्थायी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। तो बोर के मॉडल की परमाणु की व्याख्या कर रहे हैं। तो इसमें से हमने देखा था कि नील बोर ने क्या बताया था। तो नील बोर ने पहले बताया था कि इन्होंने ही यानी का रदरफोर्ड की जो कमियां हो गई थी, नील बोर का मॉडल तभी आया जब रदरफोर्ड की कमियां थी। रदरफोर्ड की कमियां थी, उन कमियों की व्याख्या नहीं कर पाए थे, वो चीज़ को नील बोर ने एक्सप्लेन किया था। तो हमें ये बात याद रखनी है।
तो उसकी कमियां, किसकी? रदरफोर्ड की कमी, यानी का वैज्ञानिक रदरफोर्ड सर की जो कमी थी वो किसने एक्सप्लेन की? वो नील बोर ने एक्सप्लेन की। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सिंपल सी नील बोर की धारणाएं थी, ये चीज़ तो हम लोग पढ़ चुके हैं, देखा होगा कि नील बोर ने अपने मॉडल में निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत की। क्या की? इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा मतलब कक्षा कहते हैं। बात समझ रहे हैं? उन्होंने कहा कि देखिए, कोई इलेक्ट्रॉन हर जगह ऐसा नहीं है कि पहले कक्षा में दूसरे कक्षा में हो। कोई इलेक्ट्रॉन फिक्स उनकी ऊर्जा होती है, उसी ऊर्जा के हिसाब से वो अपने कक्षा में चक्कर लगाते हैं, है ना। निश्चित कक्षा में चक्कर लगा सकते हैं और उसे क्या कहा? इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं, उनकी ऊर्जा वितरित नहीं होती है, यानी का जो उनकी फिक्स है, कोई दूसरी कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो उसके अंदर इतनी क्षमता है, उस हिसाब से ये चक्कर लगा रहा है। तो इसके आधार पर उन्होंने क्या किया था? इसको बांटा था। और ये वाला हमने देखा था कि किस तरीके से ये नाभिक था, पहला कक्ष था, इसको हमने बताया था के है, ये एल है, ये एम है और ये एन है। तो इस तरीके से नाभिक, पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, एन के कक्ष के बराबर, यानी का N1, N2 और N3 और N4, इस तरीके से उन्होंने किया था। बात क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इस अध्याय में दिए गए सभी परमाणु मॉडल की तुलना कीजिए। तो इस अध्याय मतलब कि इस पाठ में जो कुछ भी दिए गए उनकी एक दूसरे से कंपेयर कराया गया है कि किन्होंने, थोड़ा वीडियो रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हो गई थी। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 हम फिर देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इस अध्याय में दिए गए सभी परमाणु मॉडल की तुलना कीजिए। तो हमसे तुलना करवा रहा है, यानी का हमारे कक्षा 9 में हमने किस किस मॉडल को देखा? अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमने 3 मॉडलों को स्पेशली देखा। एक जे थॉमसन के मॉडल को देखा, दूसरा रदरफोर्ड के मॉडल को देखा और तीसरा नील बोर के मॉडल को देखा। यानी का आपको पता होना चाहिए कौन से मॉडल देखे इस अध्याय में। हमने जे थॉमसन का मॉडल देखा, रदरफोर्ड का मॉडल देखा और बोर का मॉडल देखा। तो रदरफोर्ड के उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि इस अध्याय में दिए गए सभी परमाणु मॉडलों की तुलना कीजिए। तो जे थॉमसन की देखें तो जो थॉमसन ने परमाणु की संरचना संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो तरबूजी की तरह था। किसकी तरह था? तरबूजे की तरह था। ये बात किसने कही थी? जे थॉमसन ने कही थी। उन्होंने इसके लिए भिन्न मॉडल की प्रस्तुति किया। उन्होंने क्या कहा था? देखिएगा, उन्होंने कहा था, जिस तरीके से उन्होंने बोला है आप समझिएगा, अगर आपने थ्योरी पढ़ी हो तो उन्होंने क्या कहा था? परमाणु धनावेश गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे तरबूज है, तरबूज के अंदर जो कुछ भी बीज होते हैं काले काले, उस तरीके से इन्होंने किससे तुलना की थी? इलेक्ट्रॉन से। तो दूसरा इन्होंने क्या कहा था? परमाणु धनावेशित गोला का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। दूसरा उन्होंने पॉइंट बोला था कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परमाणु में समान होते हैं। यानी का परमाणु का मतलब हो गया, परिणाम का मतलब ये हो गया, यानी का जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होते हैं। इसलिए परमाणु कैसा हो जाता है? इसलिए परमाणु उदासीन हो जाता है, यानी का जितना प्लस है उतना ही माइनस है। बात क्लियर है? तो इन्होंने इस तरीके से बताया था। नेक्स्ट देखते हैं रदरफोर्ड को। अगर रदरफोर्ड का देखें तो रदरफोर्ड मॉडल में प्रस्तुति क्या की गई थी? रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल के अनुसार, यानी का रदरफोर्ड ने जो बताया था उसके अनुसार, परमाणु में धनावेशित भाग उसके केंद्र में है। यानी का उन्होंने क्या कहा कि जो धनावेशित है वो केंद्र में है, और जिसे उन्होंने क्या बोला था? नाभिक बोला था। ठीक है। इस नाभिक में परमाणु का समस्त द्रव्यमान स्थित होता है। ये बात हमने भी आपको बताई थी, और वास्तविकता में सच्चाई यही है कि टोटल जो परमाणु होता है उसके अंदर जो नाभिक होता है उसमें सारा वजन होता है। और नाभिक में कौन कौन होता है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि नाभिक में क्या क्या उपस्थित होता है। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थित रिक्त स्थान में चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में अत्यधिक कम होता है, ठीक वैसे ही जैसे एक बड़े मैदान के बीच में रखा हुआ फुटबॉल। यानी कि जैसे ऐसे समझो अपना स्टेडियम है, तो स्टेडियम में जो चारों तरफ लोग बाग बैठे होते हैं और बीच में जाके एक बॉल रख दो, इतना बड़ा, यानी का चारों तरफ हमारी एक कच्छ हो गई और अपन लोग देखते हैं यहाँ से तो जितनी बड़ी बॉल दिखाई देती है उतना ही बड़ा हमारा नाभिक है। इस तरीके से उसकी तुलना की गई है। क्लियर है? तो नेक्स्ट देखते हैं, अगला मॉडल आ जाता है बोर का मॉडल। आप लोग साथ के साथ इसे लिखते रहिएगा। अगर स्पीड तेज हो रही हो तो स्लो में देखिएगा, वीडियो को पॉज करके देखिएगा, लेकिन ये सब आपकी कॉपी पर लिखा होना चाहिए।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो नेक्स्ट इसी का पार्ट कौन सा आया था? नेक्स्ट आया था नील बोर, यानी का बोर के मॉडल ने क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। बात समझते हैं? यानी का उन्होंने कहा था एक निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविधता कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उसकी ऊर्जा का वितरण नहीं होता है। तो ये रदरफोर्ड ने जो नहीं बता पाया था उस बात का भी उत्तर मिल गया था। यानी का रदरफोर्ड की कमियां, इस तरीके से रदरफोर्ड की कमियां थी जो हम आज तक पढ़ते हैं कि रदरफोर्ड ने इस बात को नहीं बता पाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आप बेटा साथ के साथ कॉपी पर जरूर लिखें, लिखना ये कंपलसरी है। पहले 18 तत्वों को निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम को लिखिए। यानी का आपको बताया था किस तरीके से कौन से 18 तत्व को कैसे भरा जाएगा। तो देखें, एक फॉर्मूला बताया था जो लिखा था 2n², यानी का हम किस कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसे पता चलता है? 2n² से पता चलता है। और यहाँ पर n क्या है? यहाँ पर n है कक्ष की संख्या, यानी का n बराबर 1 लिख दिया जाए, इसका मतलब कक्ष पहले की बात हो रही है। n बराबर 2 रख दिया जाए तो दूसरे की बात हो रही है। और हमने फॉर्मूला पढ़ा था 2n²। 2n² का मतलब है n की जगह अगर 1 रख देते हैं तो आंसर कितना आ जाता है? 2 आ जाता है। यानी का प्रथम कक्ष की बात हो रही है तो आंसर हमारा कितना आ गया? 2 आ जाता है। अगर हम यही k के बाद l आता है, यानी कि दूसरा कक्ष रख देते हैं तो कितना आ जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। और तीसरे में 3 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो गया? 9, और 9 दूनी 18 भरे जाएंगे। चौथे में 32 भरे जाएंगे। तो 18 पूछे थे कि प्रथम 18 कहाँ तक भर जाएंगे, तो प्रथम 18 तीसरे तक भर जाएंगे। यानी का कक्षा के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं? 2 भरे जा सकते हैं। एल में 3 भरे जा, मतलब कि 8 भरे जा सकते हैं। और एम में अधिकतम कितने भरे जा सकते हैं? 18 भरे जा सकते हैं। क्लियर है? 8 या 18, इसका आगे आंसर आप जानेंगे कि 8 और 18 से संपर्क क्या है, तो आप ऐसे याद रखें। और अगले में एन में कितने रखे जा सकते हैं? 8, 18 या 32 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण देते हुए संयोजकता को परिभाषित कीजिए। देखिए, संयोजकता निकालना हम पिछली वीडियो में भी बताए थे। सिलिकॉन आपको पता होना चाहिए, इसका परमाणु क्रमांक 14 होता है। तो जब परमाणु क्रमांक 14 होता है, इसकी संयोजकता पूछी जाती है। तो संयोजकता 14 को वितरण करिए। पहले कक्ष में कितने भरे जाते हैं? 2, फिर दूसरे में 8, यानी का 2 और 8 कितने हो गए? 10, और भरने कितने हैं? 14। अगले में कितने आएंगे? 4 आएंगे। अब एक बात बताइए, 4 इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। इस कक्ष में कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए, क्योंकि 8 होने चाहिए। अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे 8 या 18, लेकिन हम भरते कितने हैं? हम 8 भरते हैं। अभी हमारे तीसरे वाले कक्ष में है कितने? 4 हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है या 4 को बुलाना? तो ऐसा इसमें करना कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम जो कुछ भी करेंगे, चाहे हम इलेक्ट्रॉन को त्यागें या ग्रहण करें, तो वो करेंगे 4। तो इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। तो देखिए क्या लिखा है। तो संयोजकता से मतलब होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन जो कि उसके परमाणु की क्षमता होती है जितने उसमें जोड़े जाएं, यानी कि किसी परमाणु के बाहरी कक्ष में उपस्थित सहयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु की संयोजकता कहते हैं। आप चाहें तो इसको याद भी कर सकते हैं कि बाहरी कक्ष में उपस्थित सहयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु की संयोजकता कहते हैं। नेक्स्ट, सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, जिससे वह परमाणु की अंतिम कक्षा में अपना अष्टक पूरा कर सकते हैं। अभी आपसे कहा था अष्टक पूरा करने का मतलब है इस कक्षा में कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। सिलिकॉन, तो सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाती है? 14 हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 2, 8 और 4, यानी का 2 और 8 4। तो अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो इसका कितना हो जाएगा? 4। सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकता है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। अगला देखें तो इसी का सेकंड पार्ट हमसे पूछा था, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है तो इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे। क्लियर है? तो 8 को किस तरीके से भरोगे? तो पहली कक्ष में 2 भरे जाएंगे, क्योंकि अधिकतम हम 2 ही भर सकते हैं। और दूसरी कक्ष में कितने भरे जाएंगे? भरे तो 8 जाते हैं, लेकिन अब हमारे पास बचे कितने? हमारे पास 6 बचे, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी? 8 थी। तो 2 इसमें भर दिए तो 6 बचे। अब एक बात समझिए, दूसरे कक्ष में होने कितने चाहिए थे? 8। अभी हैं कितने? हमारे पास 6। 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान, मतलब कि बुलाना आसान है, या 6 को निकालना? तो 2 को बुलाना आसान है, तो जो काम आसान है वही करते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर लेंगे? ग्रहण कर लेंगे, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसमें जो कुछ भी लिखा है आप ऐसे ही लिखिएगा, समझा रहे हैं और साथ के साथ समझते भी चलिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए, उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान, समस्थानिक, संभारिक, समस्थानिक के दो कोई उपयोग लिखिए। क्वेश्चन 4 नंबर में सीधा आता है क्वेश्चन, क्योंकि प्रत्येक अलग अलग पार्ट है। परमाणु संख्या क्या है, द्रव्यमान क्या है, समस्थानिक क्या है और संभारिक क्या है। तो अगर हम लोग इसमें देखें तो सबसे पहले परमाणु संख्या की बात करें तो परमाणु संख्या को लिख सकते हैं कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस परमाणु की परमाणु संख्या कहलाती है। बात समझिएगा, हमने बताया था कि हमारे परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होते हैं, और नाभिक के अंदर जो होता है, नाभिक के अंदर हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और कक्ष के चारों तरफ चक्कर कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन लगाता है। तो इस नाभिक में जो प्रोटॉन जितने होते हैं वही क्या कहलाते हैं, परमाणु संख्या कहलाते हैं। यही लिखा है ना, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उस परमाणु की परमाणु संख्या कहलाती है। अर्थात परमाणु संख्या बराबर क्या होता है, परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पूछा गया है द्रव्यमान किसे कहते हैं। तो अभी मैंने आपसे बात कही थी कि टोटल परमाणु का वजन किस में होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में होता है। तो यही लिखा है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित परमाणु की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के कुल योग को क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। क्योंकि कुल योग कहाँ होता है, इस नाभिक में होता है, और नाभिक में कौन उपस्थित होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। बात क्लियर है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। क्लियर। अगला पूछा है समस्थानिक। तो समस्थानिक देखें तो समस्थानिक में हमने आपको बताया था कि जिसमें परमाणु क्रमांक समान हो और द्रव्यमान अलग अलग हो। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, भिन्न हो, परमाणु के उस तत्व के परमाणु उस तत्व के समस्थानिक कहलाते हैं। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3 होते हैं, यानी का 1H1, 2H1 और 3H1। उसी तरीके से क्लोरीन के भी 2 होते हैं, एक परमाणु क्रमांक तो 17 हो जाता है, और इसी तरीके से और परमाणु क्रमांक 17 है और एक का वजन 35 होता है और एक का वजन 37 होता है। तो इसके 3 समस्थानिक हो जाते हैं और क्लोरीन के 2 हो जाते हैं। हालांकि यहीं से ये निष्कर्ष निकल के आएगा कि जब हम क्लोरीन की द्रव्यमान की बात करते हैं तो क्लोरीन का द्रव्यमान लिखते हैं 35.5। आखिर 35.5 कहाँ से आया, तो हम आपको बताएं, क्लोरीन 35 होता है और क्लोरीन 37 होता है। तो दोनों का एवरेजन है कि जो जितना पाया जाता है उस तरीके से निकालते हैं। आगे क्वेश्चन भी मिलेगा हमें, तब हम बताएंगे कि किस तरीके से क्या करते हैं। अगला क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं आपको समस्थानिक समझ में आया होगा, द्रव्यमान संख्या समझ में आई होगी और उसी तरीके से परमाणु संख्या भी समझ में आई होगी। तो अगला देखें, अगला कहता है कि संभारिक किसे कहते हैं। संभारिक क्या है, तो संभारिक किसी तत्व के वे गुण जिनकी द्रव्यमान संख्या कैसी होती है, समान होती है। द्रव्यमान संख्या समान होगी और परमाणु संख्या कैसी होती है, अलग अलग होती है। जैसे आर्गन का परमाणु क्रमांक देखें तो 18 होता है और कैल्शियम का कितना होता है, 20 होता है। और जबकि इसका द्रव्यमान कितना होता है, इसका द्रव्यमान 40 होता है और इसका द्रव्यमान भी 40 होता है। तो यानी का इसमें भार क्या हो गया, समान हो गया, और परमाणु क्रमांक क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो ये किसका उदाहरण हो गया, तो ये उदाहरण हो गया संभारिक का। उसके बाद इस तरीके से देखें, ये Kr 36 होता है, Sr भी 38 होता है, इसका वजन भी ये होता है। तो उदाहरण के तौर पे आप लोग इसको भी याद रखेंगे। इसमें देखें समस्थानिक के उपयोग पूछे गए थे, तो अगला क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन लॉन्ग टाइम में बनेगा, अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो बीच की ज़्यादातर चैप्टर इसी क्वेश्चन में निपट जाता है हमारा। समस्थानिक के उपयोग, तो समस्थानिक यूरेनियम एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है, और पहला उपयोग इसका ये है। और दूसरा ये है कि कैंसर के उपयोग में कोबाल्ट का समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो इसका ये भी उत्तर सही हो जाएगा, यानी का कैंसर के रूप में भी किया जाता है और परमाणु भट्टी के भी रूप में किया जाता है। आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि Na+ की पूरी तरह से Na+ की पूरी तरह से भरे K/L कोष व्याख्या कीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो Na+ है, Na+ का पूरा कोष भरा हुआ है। तो Na+ अगर आप लोग ध्यान से देखें तो Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। Na का 11 होता है।
तो इसमें अगर कक्ष में भरें तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, तभी तो 11 हो गए। 2 और 8 10 और 1 11 हो गए। लेकिन बेटा अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्लस, और हमने बताया था प्लस किस बात को इंडिकेट करता है कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, त्याग रहा है। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है। अब कितने, प्लस का मतलब माइनस, यानी का कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे इसने, तो एन प्लस ही तो लिखा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, और जब इसने त्यागा तो यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचा और यहाँ 0 बचा। तो ये के है और ये क्या है, एल है। तो के और एल पूरी तरह से भरा है और अगली वाले में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 0 बचा। ठीक है, क्योंकि प्लस से ये मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को उसने त्याग दिया। तो सर्वप्रथम सोडियम परमाणु 11, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 और 1। अतः Na+ सोडियम तब बनेगा जब सोडियम अपने अंतिम कोश से 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, त्याग देगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने से धनायन बनता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से क्या बनता है, ऋणायन बनता है। जब सोडियम परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तब एम कोश विलुप्त हो जाती है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन कितना बढ़ जाता है, 0। तो निकटतम उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त हो जाता है Na+, जैसे कि 2 और 8 ये आ जाएगा। क्लियर है, आगे चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जिसकी क्वेश्चन की बात कर रहा था वही क्वेश्चन आ गया। उस तरीके के क्वेश्चन में हमें ये पता होना चाहिए, ये उसी तरीके का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर ब्रोमीन, यानी का ब्रोमीन कभी कभी ये समस्थानिकी है, क्योंकि ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक जो है वो 35 है, लेकिन एक जगह इसका जो भार दिया गया है वो 79 दिया गया है और एक तरह दिया गया है कि वो 81 दिया गया है। तो इसका हम औसत निकालते हैं। तो अगर औसत की बात करें तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, क्योंकि इस क्वेश्चन तरह के क्वेश्चन 3-4 हैं। अगर ब्रोमीन परमाणु के 2 समस्थानिक, यानी का एक 79 दिया गया है और जो कितना % पाया जाता है, 49.7% पाया जाता है, और अगला है जो 35 परमाणु क्रमांक है जो 81 है वो 50.3% पाया जाता है। तो ब्रोमीन के परमाणु का औसतन द्रव्यमान निकालिए। तो औसतन द्रव्यमान के लिए कुछ नहीं होता है, आप ध्यान से देखें तो जो है जिस 49 यानी का 49.7 के ये वाला दिया गया है और 81 वाला 50.3 दिया गया है, इसका औसत निकालें। तो आप देखें तो इसका वजन कितना है, 79 गुणा कर रहा है जब हमने प्रतिशत से इस तरीके से, तो जितना प्रतिशत दिया था वो और बट्टे 100 प्लस ये कितना दिया था 81, ये था कितना 79 और कितना % है, % के लिए इसलिए इसमें इतना कर दिया, और ये कितना था 81, तो 81 लिखा और 81 के बाद ये लिखा, इतना % था। तो जब हम इसको हल करेंगे तो आप हल करोगे इसका, इसमें गुणा करोगे, हल करोगे तो इतना आएगा, जब इसको आगे और हल करोगे तो इतना आएगा और ये आएगा। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि ये कितना है 80.006 U, यानी का AMU। तो नॉर्मल जब हम बोलते हैं कि ये कितना है ब्रोमीन का द्रव्यमान कितना है, तो हम बोल देते हैं 80.006 है या फिर 80 है। हालांकि वो 80 नहीं था, एक जगह एक कम 80 था और एक जगह 80 से ज़्यादा था। और जब इसका औसत निकाला तो ऐसे आया, कैसे निकाला बात समझ में आती है, जितना % है और जितना भार है उसका उसमें गुणा करके निकाल लिया। इसी तरीके से क्लोरीन भी होता है, क्लोरीन का भी सवाल इसी तरीके से होगा, तभी तो हमारा वहाँ पर कैसा आ जाता है 35.5 आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि एक का 35 है और दूसरे का 37 है, और ये कुछ मात्रा में पाया जाता है, ये भी कुछ मात्रा में पाया जाता है, दोनों का % हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक परमाणु X, एक तत्व X का परमाणु द्रव्यमान 16.2 है, तो उसके नमूने का समस्थानिक इतना है और इतना है, तो % ज्ञात कीजिए। क्लियर है, तो % ज्ञात करना पड़ता है कि कौन किस % में है। अभी हमसे % दिया गया था और उसका द्रव्यमान पूछा था, इस बार उसका द्रव्यमान दे दिया है तो % पूछी जाती है। तो आप देखिए कि ऐसे मान के चलिए 16 वाला 8 है, परमाणु क्रमांक एक का 8 है, दूसरे का भी 8 है, इसका 16 है और इसका 18 है। तो 16 वाले का % मान लो कि 100 है, तो 18 वाले का कितना होगा, % तो 100 की होती है, तो 100 माइनस P, यानी कि इसका P मान लिया है तो इसका कितना हो गया 100 माइनस P। और X तत्व का अगर द्रव्यमान निकालें तो अब 16 वाले का P माना है तो 16 और कितना %, P% और बट्टे 100 और प्लस 18। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, आप समझिएगा। 16 वाले कितना % था, P% था, बट्टे 100 प्लस 18 वाला कितना था 100 माइनस P अपॉन 100। तो ये वाली लाइन समझ में आई।
और इसका टोटल जो द्रव्यमान है वो कितना दिया गया है, वो द्रव्यमान दिया गया 16.2, यानी का द्रव्यमान 16.2 दिया गया है। जब आप इसको हल करेंगे तो ये वाली लाइन आएगी और फिर आगे और हल करते चलिएगा, इस तरीके से लासापा मासापा लेके चलेंगे तो यहाँ तक आ जाएगा। आगे स्टेप हल करेंगे तो यहाँ से पी की वैल्यू आ जाएगी 90%। अब 90% कौन सा वाला आया, यानी का 16 वाला आया, 16 वाले को ही तो पी माना था, तो वो है 90% आ गया। और 18 वाला कितना बचा, 100 माइनस पी, यानी का 100 में से 90 घटाए तो कितना बचा 10, यानी का 10% ये पाया जाता है और ये 90% पाया जाता है। आप लोग ध्यान से समझिएगा हम कर क्या रहे हैं। हम ये देखते हैं कौन कितना परसेंट दिया गया है उसका इस तरीके से लिख लेते हैं और फिर उसके बाद कैलकुलेशन बचती है, आप लोग कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि तत्व का z बराबर 3 है तो संयोजकता तत्व की क्या होगी, और नाम और लिखिए। अब किसी तत्व का z बराबर 3 है तो आप मुझे बताइए z बराबर 3 क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है या परमाणु द्रव्यमान होता है, क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। यानी का z से क्या लिखते हैं, परमाणु क्रमांकों को लिखते हैं, और a से क्या लिखते हैं, परमाणु द्रव्यमान को लिखते हैं। अगर आपको पता हो तो बताया गया था यहाँ पर x लिखते हैं, यहाँ a लिखते हैं और यहाँ z लिखते हैं, यानी का वो सॉरी यहाँ पर z लिखते हैं इस तरीके से नहीं, x और यहाँ पर z लिखते हैं और यहाँ पर a लिखते हैं, यानी का यहाँ पर परमाणु क्रमांक हो जाता है और यहाँ पर द्रव्यमान हो जाता है। तो किसी तत्व का z बराबर 3 हो तो तत्व की संयोजकता कितनी होगी, तो 3 की अगर z बराबर 3 है तो उसका विन्यास करें तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी का। और इस तत्व का नाम क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर पे कौन आता है, तो यानी का पहले पे हाइड्रोजन आता है, दूसरे पे हीलियम आता है और तीसरे पे लिथियम आ जाता है। तो इसकी संयोजकता 1 है, वो कौन हो जाएगा, वो लिथियम हो जाएगा, यानी का संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और तत्व का नाम क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा। तो तत्व का z बराबर 3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है होगा 2,1, अतः यह तत्व अपने बाहरी कक्ष में उपस्थित 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है, अतः इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता 1 है, इसलिए इसकी संयोजकता 1 होगी और यह तत्व लिथियम है। लिथियम का प्रतीक क्या है, Li है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 परमाणु स्पीशीज के केंद्रक का संगठन नीचे दिया गया है, यानी कि ये प्रोटॉन की संख्या है और ये न्यूट्रॉन की संख्या है। x है, x के अंदर 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, और y है उसके अंदर 6 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि x और y का द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए, इन दोनों स्पीशीज में क्या संबंध है। तो द्रव्यमान की संख्या क्या होती है, द्रव्यमान की संख्या को निकालने के लिए न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या को जोड़ देते हैं। तो x का द्रव्यमान निकालना है तो न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या, यानी कि ये भी 6 और 6 तो ये 12 हो गया। और अगला देखें तो y का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी का 6 प्लस 8 यानी का 14 हो जाएगा। तो ये संबंध आपस में क्या कहलाता है, अगर ध्यान से देखें तो इस स्पीशीज का जो परमाणु क्रमांक है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, यानी का 6 एक x है जो 6 और इसका द्रव्यमान 12 है, और y है वो भी परमाणु क्रमांक 6 है और 14 है। तो जिसमें परमाणु क्रमांक सेम होता है और द्रव्यमान अलग अलग होता है वो संबंध क्या कहलाता है, वो संबंध समस्थानिक कहलाता है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि x और y की परमाणु संख्या तो समान है परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, अतः x और y समस्थानिक हैं। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में गलत को F और सही को T लिखिए, यानी कि ट्रू फॉल्स आ गए। तो पहला क्वेश्चन इसमें भी ये था कि जे थॉमसन ने यह प्रस्तुत किया था कि परमाणु के केंद्रक में केवल 1 न्यूक्लियस होते हैं। क्या जे थॉमसन ने ऐसा कुछ बताया था, जे थॉमसन ने इस संबंधित कोई बात नहीं बताई थी, इसलिए ये गलत है, यानी का उसके आगे हम क्या लिख देंगे, F लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, यह अनावेशित होता है। क्या ये बात सही है कि 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। तो इसके आगे भी ये भी गलत है और ये भी बात गलत है, इसके आगे भी F लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान प्रोटॉनों के लगभग 12,000 गुना होता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला ट्रू फॉल्स कहता है कि आयोडीन का समस्थान का इस्तेमाल टिंचर आयोडीन बनाते हैं, इसका उपयोग दवा के रूप में होता है, इसलिए नहीं होता है, जबकि आयोडीन का उपयोग कैंसर वगैरह इन सब के लिए होता है। तो ये भी गलत है, तो इसका ये करेक्ट सी आंसर करेक्ट होगा, बाकी दोनों गलत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रदरफोर्ड का अल्फा कर्व
प्रकीर्णन प्रयोग, यानी कि जो रदरफोर्ड का जो प्रयोग था उसके किस खोज के लिए उत्तरदायी था, यानी कि परमाणु केंद्रक के लिए था, इलेक्ट्रॉन के लिए था, प्रोटॉन के लिए था, या फिर न्यूट्रॉन के लिए था। तो रदरफोर्ड ने उदाहरण जो किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, वो किसके लिए उत्तरदायी हुआ? परमाणु केंद्रक के लिए उत्तरदायी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व समस्थानिक होते हैं, कोई चीज को समस्थानिक कब कह सकते हैं? समान गुण हो, विभिन्न रासायनिक गुण हो, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो, या फिर भिन्न परमाणु संख्या हो। तो भिन्न परमाणु संख्या के तो संभारिक होते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इतने ही इसमें क्वेश्चन थे। तो हमारी एक्सरसाइज यहीं पर ख़त्म होती है और उम्मीद करते हैं कि आपने ये सब अच्छे से कर ली होंगी। अगर वीडियो तेज़ लगी हो आप लोग धीमी स्पीड में कर सकते हैं, और धीमी लगी हो तो तेज़ में भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। कहीं पर कोई भी दिक्कत हो, किसी चैप्टर में दिक्कत हो, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इनमें से अगर आपको किसी भी टॉपिक पर कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें बता सकते हैं। यदि आपको PDF चाहिए तो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। और एक्सरसाइज किसी भी प्रकार की किसी में भी दिक्कत हो तो आप हमको बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करिए, और किसी भी प्रकार की जहाँ कहीं भी किसी अन्य सब्जेक्ट में भी अगर आप दिक्कत लगती है तो आप हमको शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि यही समय है, उसके बाद हम लोग क्लास 10th में